हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशन कोर्स इन फिजिक्स फॉर क्लास 12 के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करना कंटिन्यू रखेंगे चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स को। ये फिफ्थ पार्ट है। इसके पहले 4 पार्ट में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किए, कूलम्ब्स लॉ डिस्कस किए, कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व किए एग्जाम्पल से। अब यहाँ पर जो है सो हम लोग आज इसको डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके इससे पहले कि हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्कस करें, पहले ये जान लेना चाहिए कि फ्लक्स है क्या। ये फ्लक्स क्या है? मान लीजिए आपके पास एक पानी है, ये कोई पाइप है, इससे होकर पानी आ रहा है आपके पास, और यहाँ पर मान लीजिए इससे पूरा पानी आ रहा है और आपने एक एरिया दे दिया। मान लीजिए यही एरिया है पानी का, ये जो सामने जो है एकदम इंड पर जो एरिया है वो कुछ है, मान लीजिए एस है। ठीक है, तो अब आपसे इससे कितना पानी बाहर आ रहा है? मान लीजिए यहाँ पे बकेट लगा दिया है आपने, तो इससे पानी कितना बाहर आ रहा है? एवरी सेकेंड कितना पानी बाहर आ रहा है? एवरी सेकेंड अमाउंट ऑफ वाटर जो है कमिंग आउट। या कमिंग आउट ऐसे नहीं लिखते हैं, लिखते हैं कि एवरी सेकेंड जो वाटर इस एरिया से होकर पास कर रहा है वो कितना है? अमाउंट ऑफ वाटर पासिंग थ्रू, कोई हमने एरिया दे दिया है वो है एस। इस एरिया से होकर एवरी सेकेंड कितना पानी पास कर रहा है? आप बोलोगे वो है भी टाइम्स एस। भी क्या है? एक एक सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। भी उसका क्या है? स्पीड है। मैंने एक सेकंड में भी मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो ये मान लीजिए आपका भी है, लेंथ है, भी लेंथ है। तो यहाँ सब का सब पानी जो है एक सेकंड में इससे बाहर चला आएगा। तो एक सेकंड में कितना पानी बाहर आया? एक सेकंड में पानी आया भी एस। इसको रेट भी कहते हैं, रेट ऑफ फ्लो। पानी का फ्लो का रेट कितना है? वो आया भी एस। और इसको हम दूसरे वर्ड में इसी सेम चीज को कहें, रेट ऑफ फ्लो को हम कह रहे हैं अमाउंट ऑफ वाटर पासिंग थ्रू दिस एरिया एस। और ये हमारा नॉर्मल है, राइट। अब ऐसे न करके हम ऐसे रखें कि मान लीजिए पानी आ रहा है, इधर से बहुत पानी आ रहा है, और यहाँ पर हर जगह पानी है, मान लीजिए बड़ा सा हौज है, और यहाँ पर हमने एक छोटा सा हौज ये दे दिया। बाकी जगह वॉल है, एकदम पूरा बंद है, चारों तरफ से वॉल है, लेकिन यहाँ पर मैंने एक छोटा सा होल बना दिया इसमें। अब इससे आके पानी निकलेगा, राइट। इससे पानी निकलेगा, तो यहाँ से जो फ्लक्स पास हो रहा है, रेट ऑफ जो फ्लो है वो है भी एस। और यदि मैंने इसे टेढ़ा कर दिया तो जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, ये जो है सो नॉर्मल है। ये मान लीजिए पानी है आपका, फिलहाल मान लीजिए पानी है, तो ये एरिया टाइम्स एस हो गया। लेकिन यदि ये नॉर्मल नहीं है, तो जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर नॉर्मल नहीं, मैंने इसको टेढ़ा कर दिया। ये वाला जो आपको होल है उसको नॉर्मल ना रख के यदि हम इसको थोड़ा टेढ़ा कर दें, ऐसे घुमा दें थोड़ा, और ये कुछ ऐसे हो जाए, तो कि पहले जितना पानी पास कर रहा था उतना तो पास नहीं करेगा, ऑफ कोर्स उससे कम हो जाएगा। और यदि हमने इसको पूरा का पूरा ऐसा कर दिया कि इधर से पानी आ रहा है, और इसको हमने पूरे ऐसे कर दिया कि हमारा होल जो है सो उधर है। कहने का मतलब है यदि ये हमारा वेस्ट से ईस्ट की ओर है, पानी का फ्लो वेस्ट से ईस्ट की ओर है, ये तो नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, राइट। पूरब की तरफ है पानी का फ्लो, और ये जो होल है उस प्लेन को हमने ऐसा रखा है कि होल का मुंह हो गया नॉर्थ की तरफ। तो इसमें पानी पार होगा नहीं, पानी तो आके इसमें टकराएगा और सब यहीं गिर जाएगा। ये होल में जाने का जगह ही नहीं बचा। शुरू में जो है सो पूरा का पूरा जगह था, होल भी जो है सो ईस्ट की डायरेक्शन में था, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में था। फिर मैंने इसको दूसरा सिचुएशन में चेंज किया और इसको 45 डिग्री से रोटेट कर दिया ईस्ट से। अभी जो है सो 90 डिग्री से रोटेट कर दिया, ये पूरे नॉर्थ हो गया। अब इसमें पानी बिल्कुल नहीं जाएगा। तो यहाँ पर जो फ्लो है, फ्लो रेट जो है वो कितना है? जीरो, जो इससे होकर पास जा रहा है। यहाँ पर जो है शुरू केस में, शुरू वाला केस में वो था v टाइम्स एस, और इस केस में है v टाइम्स एस टाइम्स समथिंग, उससे कम है, ये एक से छोटा नंबर है, स्मॉलर देन 1।
और हमें कैसे जाने कि कितना पास कर रहा है, तो हमें क्या करना होगा, ये जो एरिया है उसका हमें एक कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो इस पर परपेंडिकुलर आ जाए। और आपको पता है, मान लीजिए हमारे पास कोई भी चीज़ है, एरिया छोड़िए, अभी लेंथ लीजिए, ये लेंथ है, ठीक है, और अभी ये शुरू में ऐसे है, ये लेंथ इस पर पूरा का पूरा परपेंडिकुलर है, ठीक है, आप तो देख रहे हैं। लेकिन अभी जो है सो मैंने इसको ऐसे घुमा दिया थीटा से, ठीक है, तो थीटा से जब मैंने इसे घुमा दिया तो अब इस तरह से जो कुछ भी आ रहा है इस पर परपेंडिकुलर हमारा ए हो गया, ई वाला एरिया परपेंडिकुलर हो गया। और ये कितना है, ये हमारा एस है, चाहे मान लीजिए लेंथ में बात करें एल है, तो एरिया के लिए भी वही चलेगा, तो ये हो जाएगा हमारा एस कॉस थीटा। निकाल कर देख लीजिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, नहीं ये नहीं होगा, थीटा थीटा वो नहीं होगा, थीटा हमारा ए रहेगा, तो ये हो गया एस कॉस थीटा। और क्यों थीटा ये होगा, मान लीजिए ये डायरेक्शन हमारा है, ठीक है, और ये फ्लो है, फ्लो का डायरेक्शन इधर है, और ये हमारा एरिया का डायरेक्शन ले लिए हैं, इस पर एक नॉर्मल ले लिए, वो एंगल थीटा हुआ, तो ये थीटा हुआ, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, ये हो गया फिर थीटा, और ये तो परपेंडिकुलर है, तो ये भी हो गया थीटा। तो इस तरह से ये हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर ये थीटा जो है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये यदि एरिया हमारा एस है तो ये एरिया हमारा एस कॉस थीटा होगा। तो जो नॉर्मल है, हमारा जो रेट ऑफ फ्लो है वो कितना होता है, एक्चुअली रेट ऑफ जो फ्लो है वो होता है वेलोसिटी, और एरिया जो इस पर परपेंडिकुलर है, या फिर ऐसे कहिए परपेंडिकुलर वेलोसिटी और एरिया, ये वेलोसिटी एरिया पर परपेंडिकुलर है टाइम्स एरिया, या दोनों को मिला के आप लिखोगे तो आ जाएगा v टाइम्स एरिया टाइम्स कॉस थीटा। और थीटा कौन सा एंगल है, थीटा है एंगल बिटवीन, देखिए ये जो पानी है, वाटर का जो फ्लो है, फ्लो एंड ये यहाँ पर नॉर्मल, ये जो एरिया पर नॉर्मल है उसके बीच का एंगल है, एरिया नॉर्मल के बीच का एंगल है, तो उतना ही रेट ऑफ फ्लो है इसका। इसी रेट ऑफ फ्लो को हम अलग नाम से जानते हैं, इसी को फ्लक्स कहते हैं, यही हमारा फ्लक्स है। तो फ्लक्स का मतलब हुआ किसी पर्टिकुलर नॉर्मल एरिया से होकर कोई मटेरियल या कोई भी चीज जो पास कर रहा है, यहाँ पर जो फ्लक्स है वो किसका फ्लक्स है, पानी का फ्लक्स है, क्योंकि पानी पास कर रहा है। अब पानी की जगह यदि हम हवा ले लेते तो किसका फ्लक्स की बात कर रहे हैं, हवा के फ्लक्स की बात कर रहे हैं। हाँ, पानी की जगह हम हवा ले लिए तो हवा का फ्लक्स हो गया। ऐसे और भी कोई चीज़ ले ले, मान लीजिए चॉकलेट फेंक रहे हैं इससे, ठीक है, तो चॉकलेट में फेंक रहे हैं तो कोई पर्टिकुलर एरिया से, ये देख रहे हैं पर्टिकुलर जो नॉर्मल एरिया है उससे होकर 1 सेकंड में जितना भी चॉकलेट जा रहा है वो आपका चॉकलेट का फ्लक्स है। तो ये है फ्लक्स, कि फ्लक्स का मतलब है कोई हमारे पास एक एरिया है और इस एरिया से हम किसी भी चीज़ को फेंक रहे हैं जिसके पास एक डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है, वो जैसे पानी है, हवा है, या चॉकलेट ही सही, हाँ, वो दोनों का प्रोडक्ट जो है सो इसका स्पीड, पानी का स्पीड, हवा का स्पीड या चॉकलेट का स्पीड टाइम्स इसका नॉर्मल एरिया, ये इसको हम फ्लक्स कहते हैं, उसको फाई से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया इसका स्पीड और ये नॉर्मल एरिया, ये दोनों का प्रोडक्ट ही कहलाता है हमारा फ्लक्स। और पानी के लिए यूजुअली या हवा के लिए हम जो है फ्लूइड के लिए यूजुअली हम यूज करते हैं इसको रेट ऑफ फ्लो, लेकिन यहाँ बताना पड़ेगा कि ये फ्लक्स जो है सो इस एरिया के लिए है। सेम चीज का यदि हम बात करें अब, तो अब हम क्या करते हैं, सेम चीज के लिए फिर बात करते हैं, लेकिन अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसी को हम कॉपी कर लिए दूसरा स्लाइड में। अब यहाँ पर देखिए, अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। देखिए ये ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये आपको एक एरिया दिखा रहा है, ये एरिया एक प्लेन एरिया है, राइट, एक प्लेन एरिया है, और ये मान लीजिए इस पर परपेंडिकुलर है, यहाँ पर परपेंडिकुलर दिखा रहा है, ये एरिया जो है यहाँ परपेंडिकुलर नहीं दिखा रहा है। हम्म, हाँ ठीक है, मुझे नहीं पता क्या है ये, एक इसको यहाँ कैसे दिखाया है, हाँ परपेंडिकुलर है, यहाँ पर जो है सो डेल्टा एस जो है सो इस पर परपेंडिकुलर है, यहाँ पर जो है वो डेल्टा परपेंडिकुलर नहीं, आप इसको कैसे कहोगे, आप देख लीजिए इसको किस तरह से रखा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पर हम बताते हैं कि हमारे पास जो फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है, ई जो है वो हमारे ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है,
और ये जो दिख रहा है एरिया, यहाँ पर ये वाला जो एरिया दिख रहा है इस प्लेन का, वो भी वही ईस्ट डायरेक्शन में है। एरिया जो है, एरिया प्लेन जो दिख रहा है वो किस तरह से है, किस प्लेन में, ये नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ साउथ प्लेन में है, ये नॉर्थ साउथ प्लेन में है और ईस्ट से होकर कोई चीज आ रही है। आप सोच लीजिए आपके पास एक एरिया है जो नॉर्थ साउथ प्लेन में है, नॉर्थ साउथ प्लेन में है, और इधर ईस्ट से कोई चीज आ रहा है, जितना आ रहा है सबका सब इसमें नॉर्मली पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर इसका फ्लक्स हो गया E टाइम्स S। यहाँ पर क्या हो रहा है फ्लक्स, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, और ये एरिया जो है सो यहाँ पर कितना एरिया से होकर पास करेगा, 0। एरिया ही इसका है ही नहीं पास करने के लिए कुछ। इसको जो है सो किस प्लेन में रख दिया है, इसको ईस्ट वेस्ट प्लेन में रख दिया है, एरिया को ईस्ट वेस्ट प्लेन में रख दिया है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो भी ईस्ट से आ रही है। तो उसमें पार कैसे होगा, उसमें सिंटर कैसे करेगा, नहीं कर सकेगा, वो 0 हो गया। यहाँ पर जो है यही वाला चीज यहाँ पर दिखाया, किसी एंगल पर रखा है। अब यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये ईस्ट डायरेक्शन में है, और इसको हमने कैसे घुमा दिया है कि हमारा ईस्ट के साथ में कुछ एंगल पर है, मान लीजिए थीटा एंगल पर, वो यहाँ पर दिखा रहा है। ये ईस्ट डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ईस्ट है, और ये जो एरिया जो है, हम एरिया को देखिए एरिया वेक्टर लेंगे। एरिया जो आपको स्केलर लग रहा है, लेकिन हम इसको एरिया वेक्टर लेंगे, इसका एक डायरेक्शन देंगे, और डायरेक्शन किधर होगा, वो जो एरिया दिख रहा है उसके परपेंडिकुलर, उस पर नॉर्मल परपेंडिकुलर डायरेक्शन देंगे। तो यहाँ पर जैसे दिख रहा है इधर, एरिया का डायरेक्शन उधर हो जाएगा। अब नॉर्मल भी दो तरीके से हो सकते हैं, इस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये जो है सो हमने दिखाया इसका डायरेक्शन यहाँ पर। ये जो है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, तो वो एरिया वेक्टर कितना एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, थीटा बना रहा है, ठीक है। तो ये एरिया वेक्टर जो है वो कितना नॉर्मल है इसके साथ में, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना नॉर्मल है, इस पर परपेंडिकुलर कौन सा पड़ेगा, ये पड़ेगा। ये एंगल थीटा है, तो ये थीटा हो जाएगा, जो पीछे बताए थे हम एग्जैक्टली सेम। ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो गया, तो ये हो गया थीटा, और ये थीटा हो गया, ये आपका एरिया है, तो ये वाला हो गया आपका एस कॉस थीटा। तो नॉर्मल एरिया कितना आया, एस कॉस थीटा। तो हमारा जो फ्लक्स है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल एरिया होता है, परपेंडिकुलर एरिया। और परपेंडिकुलर एरिया इन टर्म्स ऑफ एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वो होता है एस कॉस थीटा। और इसको हम लिख सकते हैं ई डॉट एस डॉट प्रोडक्ट। एस को यदि हम एरिया वेक्टर माने, उसको एक वेक्टर माने, तो हम इसको लिख सकते हैं ई डॉट एस। और आप देख लीजिए यहाँ पर एरिया वेक्टर, कोई भी एरिया हमारे पास है, इसको हम एक वेक्टर के रूप में मान सकते हैं, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका जो सरफेस है सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन इसका, इस एरिया का डायरेक्शन होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सरफेस पर परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर में दो हो सकते हैं, एक या तो ऊपर या एक तो नीचे। हम कौन सा ले, किसको पॉजिटिव लें, ऊपर वाले को या नीचे वाले को। तो पानी के केस में देखिए, पानी जो है ये मान लीजिए यहाँ से पानी आ रहा है, इसमें से जा रहा है पानी, तो एरिया वेक्टर किधर हम पॉजिटिव माने, उधर पॉजिटिव मानिए कि जो पानी आया है उसको हम पॉजिटिव कहेंगे। मान लीजिए यदि हमने ये एरिया वेक्टर को पॉजिटिव मान लिया, ठीक है, ये एंगल जो है इसके साथ जो बना रहा है वो थीटा, एरिया वेक्टर का एंगल भी उधर ही है जिधर पानी का डायरेक्शन है, राइट। तो यहाँ पर जो फ्लक्स है पानी का आया वो कितना हो जाएगा, समथिंग भी था उसमें, भी एरिया वेक्टर कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री भी एस, और ये पॉजिटिव है, ये चलेगा क्या, या इसका उल्टा लिखें। अब ये बात इस बात पर डिपेंड करता है कि पानी आपके पास आ गया है, इस बकेट में पानी आ गया है, तो इसको आप पॉजिटिव कंसीडर करोगे या नेगेटिव। तो जिस चीज़ के फ्लक्स की हम बात कर रहे हैं, जैसे इस केस में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर पानी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जिस भी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं वो यदि आपके पास आ गया है, अंदर आया है, तो हम उसको क्या कहें, प्लस कहें या माइनस कहें। देखिए यदि इसको पास कर लिया है, इस चीज को, इस एरिया को इसने पास किया है, क्रॉस किया है, ठीक है, तो हम इसको प्लस मानेंगे। अब मान लीजिए हम इसी को थोड़ा और एग्जांपल से ऐसे समझाते हैं कि पहले एरिया को समझा ही लेते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास एक बलून है, बलून जैसा कोई चीज है, ठीक है, और यहाँ पर तो हवा है बहुत सारा, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लीक कर दिया, अब उस लीक से होकर हवा बाहर निकल रही है, ठीक है, ये हवा बाहर निकल रही है। अब यहाँ पर जो है इस फ्लक्स को क्या कहें, पॉजिटिव कहें या निगेटिव कहें। फ्लक्स बाहर निकल रही है,
इसको पॉजिटिव कहेंगे। यहाँ से कोई चीज निकल के जा रही है, इसको हम पॉजिटिव कहेंगे। और इस हिसाब से ये जो एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पर, वो एक एरिया वेक्टर है, और वो एरिया वेक्टर जो है ये आपका एरिया है, इसका डायरेक्शन इधर हो गया नॉर्मल। और तब जो फ्लक्स निकालेंगे वो जो भी इसका स्पीड है वाटर का, और ये एरिया जो आया, और उसके बीच का एंगल जो है cos थीटा, ये एक पॉजिटिव नंबर आएगा। तो इसका डायरेक्शन, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो है पॉजिटिव होगा। किधर पॉजिटिव होगा? तो यदि क्लोज सरफेस हमारे पास है तो क्लोज सरफेस में बाहर की ओर डायरेक्शन जो है सो पॉजिटिव लेंगे। पॉजिटिव होगा हमारा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन जो है पॉजिटिव ले लेते हैं। ये चॉइस का बात है, तो हमारे पूर्वजों ने चूंकि यही लेके चला है पॉजिटिव, तो हम लोग भी इसी को लेंगे। क्लोज सरफेस है, यदि क्लोज सरफेस नहीं होता, मान लीजिए इस तरह का सरफेस होता और पानी इधर से आ रहा है, ठीक है, तो फिर भी ये बाहर वाला आ गया ना, तो बाहर का डायरेक्शन इधर, और उस साइड का, लेफ्ट साइड का डायरेक्शन उधर है। तो जिधर निकल के जा रहा है हमारा पानी या हवा या चॉकलेट या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानेंगे, उस बाहर वाले डायरेक्शन को। इधर से निकला है, निकल कर किधर गया? इस साइड आया, राइट साइड आया, तो राइट साइड में जो एरिया आपको नजर आ रहा है उस पर आउटवर्ड डायरेक्शन जो है सो पॉजिटिव मानेंगे। वही मान लीजिए आपके पास एक इधर है कोई प्लेन, और इधर से फील्ड जा रहा है, ठीक है, इधर से फील्ड जा रहा है, तो हम एरिया उधर वाले को जो है सो पॉजिटिव मानेंगे, इधर वाले को नहीं। वो हो गया आउटसाइड, ये इधर से इंटर कर रहा है, तो आउटसाइड जो एरिया है उसका डायरेक्शन हमेशा बाहर वाला लेते हैं। आउटसाइड एरिया है ना उधर का, जैसे ये आउटसाइड एरिया है, ये आउटसाइड एरिया का रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव लेंगे, और इसका उल्टा हो जाएगा, अंदर वाला का नेगेटिव लेंगे। तो ये कन्वेंशन है, ये ट्रेडिशन है कि हम एरिया वेक्टर जो है, पहले तो मैंने आपको बताया एरिया जो है वो स्केलर नहीं, उसको हमने एरिया वेक्टर बना दिया, क्योंकि हमने देखा बहुत सारे काम के लिए, फ्लक्स के लिए एक्चुअली हमें एक cos थीटा आता है, उसको डायरेक्शन देना चाहिए। यदि हम इसको एरिया को डिफरेंट एंगल पर रखते हैं, डिफरेंट ओरिएंटेशन पर रखते हैं, तो जो पानी का अमाउंट या हवा का अमाउंट या चॉकलेट का अमाउंट जो इससे होकर क्रॉस कर पाता है वो डिफरेंट होता है। इसका मतलब है ये जो हमारा फ्लक्स है वो डिपेंड करता है ओरिएंटेशन पर, और यह तभी पॉसिबल है यदि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इस तरह से हमने एरिया को वेक्टर बना दिया, और उसका डायरेक्शन हमने क्या दिखाया कि जो बाहर वाला सरफेस है, जो भी चीजें इससे निकल के जा रही है, तो बाहर वाला जो सरफेस है, जैसे इधर से घुसा तो ये अंदर वाला सरफेस है, इनसाइड हुआ, और उस साइड वाला जो है आउटसाइड हुआ। आउटसाइड पर जो एरिया है वो रेडियली आउटवर्ड जाएगा, अंदर वाला जो है वो इनवर्ड जाएगा, पॉजिटिव में। तो आउटसाइड वाला पॉजिटिव लेते हैं, आउटसाइड वाला एरिया रेडियली आउटवर्ड जाता है। सबसे अच्छा याद रखने के लिए आप बलून ले लीजिए, अब बलून से जो हवा निकल रही है यहाँ से, तो ये बाहर वाला डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव है, ऐसे बहुत सिंपल है, ऐसे ही। अब जो है सो क्या करते हैं, जैसे इसको और एक थोड़ा सा एग्जांपल से बता ही देते हैं ताकि अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। मान लीजिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, एक हमारे पास क्यूब है, ठीक है, और इस क्यूब में इधर से पानी आ रहा है या कोई हवा जा रही है इधर से, और इधर से निकल भी रहा है। हो सकता है दोनों का रेट सेम हो सकता है दोनों का रेट डिफरेंट हो। कुछ इधर से आ रहा है, मान लीजिए पानी आ रहा है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ही सही। कितना फ्लक्स इसमें से जा रहा है, यहाँ पर देखिए फ्लक्स, तो कुछ फ्लक्स देखिए इसके अंदर आ गया, ठीक है, वो माइनस लेंगे, और जो बाहर चला गया उसको प्लस लेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर बाहर जाने वाला जो है फ्लक्स जो प्लस वाला है, और फ्लक्स जो माइनस वाला है, ये प्लस वाला फ्लक्स है बाहर जा रहा है, और ये माइनस वाला है, ठीक है। यदि हम बाहर इस ये जो क्लोज सरफेस है इसका बाहर का एरिया वेक्टर हमेशा आउटसाइड होता है। ये देखिए इधर आउटसाइड है, इस सरफेस के लिए उधर है, उस सरफेस के लिए उधर है, ऊपर वाले सरफेस के लिए इधर है, लेफ्ट वाले सरफेस के लिए इधर है, नीचे वाले सरफेस के लिए नीचे है। तो इस तरीके से ये आपका एरिया वेक्टर है, ये सबका उसका डायरेक्शन है। तो यदि आप इससे फ्लक्स निकालोगे तो प्लस जो कौन आएगा, ये देखिए एरिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन दोनों एक तरफ है, तो ये प्लस वाला है, और यहाँ से जो आ रहा है वो माइनस हो गया, क्योंकि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लेफ्ट में है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में, तो ये माइनस में हो गया। और यदि दोनों का जगह सेम है, दोनों के एरिया एरिया मान लेते हैं दोनों का सेम है, एल स्क्वायर मान लिए एरिया हर जगह,
और इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ से आ रहा है वही यदि वापस जा रहा है तो जो बाहर निकल रहा है ई टाइम्स एल स्क्वायर कॉस 0 डिग्री, और ये वाला ई टाइम्स एल स्क्वायर कॉस 180 डिग्री। यहाँ पर एंगल जो है सो 180 हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ये इधर, और दोनों में आ गया आपका ई एल स्क्वायर, ये भी ई एल स्क्वायर लेकिन माइनस में, और आपका फ्लक्स 0। फ्लक्स 0 है, इसका मतलब है कोई भी मटेरियल, जैसे मटेरियल की बात करें, पानी की बात करें, अंदर में स्टोर नहीं हो रहा है, नहीं रुक रहा है, जितना आया उतना चला गया, तो फ्लक्स 0 है। फ्लक्स का मतलब होता है आपने कितना गेन किया, जैसे इस क्यूब ने कितना गेन किया, ठीक है, वही हम बताते हैं। लेकिन ये तो क्लोज सरफेस के लिए है, क्लोज सरफेस है जिसमें आपको वॉल्यूम है, वॉल्यूम रहेगा तभी ना गेन करेंगे। और यदि हम वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे हैं, और यूजुअली इसी कॉन्टेक्स्ट में हम बातें करते हैं, जैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा गॉस लॉ, उसमें इसी कॉन्टेक्स्ट में हम बातें करेंगे कि हमारे क्लोज सरफेस होना चाहिए। और क्लोज सरफेस का मतलब है एक वॉल्यूम। सरफेस को आप जब क्लोज करेंगे तो उस क्लोज के अंदर में एक वॉल्यूम मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ पर यदि हम बात करें, क्लोज सरफेस नहीं है, जस्ट ये ओपन सरफेस है, जैसे एक सर्किल है, ओपन सरफेस है। तो यहाँ पर हमने आपको डिफाइन करके दिखाया कि इसके लिए जो हम फ्लक्स डिफाइन करते हैं वो डिफाइन करते हैं कि इसका एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर लेंगे, वो क्लोज सरफेस के लिए हमेशा बाहर लेते हैं। यदि क्लोज नहीं ओपन है तो फिर हम उसके लिए ये कहते हैं कि जिधर से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है या पानी आ रहा है उसके डायरेक्शन को ही, मैंने जिधर इंटर किया है वो मेरे लिए अंदर हो गया। ऐसा हो सकता है कि अंदर से ऐसे हो, हम एज्यूम कर लेते हैं, ऐसा है तो नहीं, तो ये हमारे लिए बाहर बन गया। और बाहर वाला जो सरफेस है वो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए, ये वाला सरफेस बाहर वाला पॉजिटिव लिए, बाहर वाला सरफेस का रेडियली आउटवर्ड लिए हैं डायरेक्शन। जितना भी बाहर में जो सरफेस है उसका एरिया का वेक्टर का डायरेक्शन हम आउटवर्ड लेते हैं, अंदर नहीं लेते। तो यहाँ पर उस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको भी समझ सकते हैं कि ये हमारा एक क्लोज सरफेस है। मान लिए कि कुछ ऐसा क्लोज्ड है तो ये बाहर बन गया, हमारा बाहर वाला सरफेस हो गया, और ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन आउटवर्ड। ये डायरेक्शन जो है सो आउटवर्ड हो गया। तो ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये बड़े काम का चीज़ है क्योंकि ये आपको बहुत कुछ, आप जो लॉज है नेचर के इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड वो आपको बताएगा यहाँ पर। तो आपको बस ये भी इतना ही याद रखना है कि यदि हम फ्लक्स की बात करते हैं तो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स जो है वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हो सकता है जिसमें डायरेक्शन है, जो कि वेक्टर है। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है फ्लक्स कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में है तो उसके लिए भी निकाल सकते हैं। ये फ्लक्स फाई ई कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, फाई बी कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए। फ्लक्स ई डॉट, ई नहीं, बी डॉट डी एस। पानी का फ्लक्स जो है वाटर का, उसको हम वेलोसिटी फ्लक्स कहते हैं, वो हो गया वेलोसिटी टाइम्स डी एस। तो ऐसे किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का फ्लक्स निकाल सकते हो। और ये फ्लक्स जो है सो एक स्केलर क्वांटिटी है। फ्लक्स जो है सो एक स्केलर क्वांटिटी हो गया क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी बात ये है कि मान लीजिए ये जो एरिया वेक्टर हमारा है, अभी हमने जब प्लेन की बात किया तो यहाँ पर तो कैलकुलेट कर लिया क्योंकि हर जगह एरिया सेम है, परपेंडिकुलर एरिया फिक्स्ड है, ठीक है। लेकिन यदि हम बलून की बात करें तो क्या करेंगे, ये मान लीजिए बलून है हमारे पास, या फिर ये कोई आर्बिट्री शेप्स है और ये क्लोज सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस है, मतलब ये बलून हो गया, ये भी क्लोज सरफेस है, बलून हो गया, फुटबॉल हो गया, ठीक है। और यहाँ इसका जो फ्लक्स निकालना है तो देखिए यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे। इस केस में इजी है फ्लक्स में, क्योंकि आप ये जो एरिया ले रहे हो यहाँ पर, इसका डायरेक्शन किधर है, नॉर्मल है, रेडियली आउटवर्ड, ये इसका डायरेक्शन है। तो जो फ्लक्स यहाँ पर आ रहा है वो कितना हुआ, छोटा सा फ्लक्स हुआ। कैलकुलस यूज करेंगे, जो भी चीज़ें इससे निकल के जा रही है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर एक मैंने चार्ज रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहे हैं हर जगह से, टाइम्स ds हुआ, राइट। और पूरा का फ्लक्स निकालना है तो ऐसे ऐसे बहुत सारा है मेरे पास, बहुत सारा है, राइट। मान लीजिए ये अभी ds ना लिख के इसको डेल्टा एक्स लिखते, डेल्टा एक्स छोटा छोटा है, बहुत सारा है, तो सबको हमने सम करना पड़ेगा, राइट। तो सबको सम कर दिए,
यही आपका अप्रोक्सीमेट एरिया होगा, क्योंकि थोड़ा सा तो एरर होगा। ये जो एरिया वेक्टर है इसका डायरेक्शन जो नॉर्मली हम ले रहे हैं वो बहुत छोटा के लिए वैलिड है ना, और यहाँ पर हमने अच्छा खासा बड़ा ले लिया है। लेकिन यदि इसी को हम बहुत छोटा ले लें, ये एरिया वेक्टर जो है इसको हम बहुत छोटा ले लें, तो ये जो समेशन है ना, वो समेशन क्या बन जाएगा, तब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। तब इसको हम ए लिखेंगे ds, और ये समेशन बन गया इंटीग्रेशन। समेशन इंटीग्रेशन तो समेशन ही है ना, तो यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिए। समेशन में ये है सो फाइनाइट है, थोड़ा सा बड़ा है। और ये जो है यहाँ पर वो यही है डेल्टा एस टेंस टू 0, तो इंटीग्रेट कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ये फ्लक्स जो हम कह रहे हैं, फ्लक्स जो है वो क्या है, फ्लक्स जो है सो अमाउंट ऑफ वाटर था, राइट, अमाउंट ऑफ वाटर क्रॉसिंग सम एरिया पर यूनिट टाइम पर सेकेंड, ही था ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, फ्लक्स, फ्लक्स ऑफ वाटर था ये। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम फ्लक्स की बात करें, फाई ई जिसको सिंपली नोट करेंगे, वो क्या है, यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है और टाइम्स ds है, यही ना, या s है, मान लीजिए, मान लेते हैं कि हमारा एरिया भी पूरा एक प्लेन है और इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पर नॉर्मल है, जो भी है, यही हमारा है। ये क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होता है, वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसमें जो फील्ड का लाइंस हैं पर यूनिट एरिया होता है, और उसको आप एरिया से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपको क्या मिल रहा है, तो आपको मिल रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो फ्लक्स का मतलब हुआ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है सो क्रॉस कर रहा है कोई पर्टिकुलर एरिया से। आप यहाँ पर एक चार्ज रख दिए, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है, ठीक है, हर जगह जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चारों डायरेक्शन में पूरा। यहाँ पर आपने एक स्फीयर कंसीडर कर लिया, और इस स्फीयर को, ये जो स्फीयर है, अब आप कैलकुलेट कीजिए कि ये जो फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इस स्फीयर से होकर बाहर जा रहा है, आप क्या कैसे निकालोगे, जैसे भी निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड है हर जगह, और ये एरिया वेक्टर है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे ओवर पूरा एरिया, ये जो है ये आपको देगा, क्या देगा, ये बताएगा कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस कर रहा है। ये तो पूरा का पूरा क्रॉस कर रहा है, जितना ये जनरेट कर रहा है सबका सब क्रॉस कर रहा है। यदि एक पार्ट लेंथ है केवल, तो दिखाएगा उसमें कितना क्रॉस कर रहा है। तो ये फ्लक्स यही दिखाता है आपको, जैसे वहाँ पानी का फ्लक्स दिखाता है कि कितना पानी आता है आपका एक सेकेंड में किसी पर्टिकुलर एरिया को क्रॉस करके। यहाँ पर ये आपको दिखाता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया जो सरफेस है, किसी पर्टिकुलर सरफेस से होकर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करता है, यहाँ पर ये चीज दिखाता है। ओके, मूव करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल पर। अब जब फ्लक्स की बात हो गई है, फ्लक्स आएगा बाद में, पता नहीं एनसीईआरटी बुक में अभी क्यों इसको डिस्कस कर लिया, तो मैंने भी डिस्कस कर दिया। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये बहुत काम की चीज है और बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको हम बताते हैं कि ऐसे मान लीजिए आपने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, ठीक है, और उसके बाद में आप इससे दूर जाएंगे, बहुत दूर का बात कर रहा हूँ, यहाँ से बहुत दूर चले जाएं, आर जो है सो ज़्यादा दूर है, लार्ज है, जहाँ पर हम पी पॉइंट रखे हुए हैं ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको मिलेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से हर जगह। डायरेक्शन मैंने दिखा दिया, डायरेक्शन, यहाँ पर आप खड़े रहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर मिला, यहाँ पर जाएंगे तो इधर इस डायरेक्शन में मिलेगा, ठीक है। आपने माइनस क्यू दे दिया, तो माइनस क्यू दे दिया तो बिल्कुल वैसे ही जस्ट डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा, डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया। दोनों दे दिया साथ में, तो यदि दोनों साथ में ले लिया तो क्या होगा, मान लीजिए आप ऐसा करते हो कि ये है 2 कूलम्ब प्लस वाला चार्ज ले लिए, और एक माइनस 1 कूलम्ब वाला चार्ज ले लिए, यहाँ पर माइनस वाला, मैंने दो चार्ज है आपका, एक है प्लस क्यू
और एक है माइनस Q2 बोलेंगे ऐसे। ये Q1 जो है सो 2 कूलम है और ये -1 कूलम है। ठीक है। और उसके बाद यही वहां से फिर बहुत दूर चले आएंगे और यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे। हम आप क्या ऑब्जर्व करोगे? आप बहुत हद तक ऐसा ही ऑब्जर्व करोगे। ये दो में से एक चला गया तो एक बचा, एक के जैसा ही आप ऑब्जर्व करोगे। बहुत दूर होना चाहिए इससे, नज़दीक में तो कॉम्प्लिकेशन है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सिटी आता है, लेकिन नज़दीक में ऑब्जर्व कौन करेगा? आपको मैं बता दूं, अभी हम जो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो रख रहे हैं, वो समथिंग लाइक ये जिस डिस्टेंस को डी आप कहें, हम 2a कहते हैं, शुरू से ही 2a कहेंगे क्योंकि इस बुक में 2 a यूज किया है। ये 2a जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए आपका 1 माइक्रोन है, 1 माइक्रोमीटर, मतलब 10⁻⁻⁶ मीटर है। और ये आर किस ऑर्डर का है? ये आर आपका मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है, कुछ ऐसे 10 सेंटीमीटर है। तो इसके रेस्पेक्ट में जो है ये बहुत बड़ा है, मच मच बिगर देन ए है। हमारा जो भी ऑब्जर्वेशन होता है वो इस सिचुएशन से हमेशा दूर में होगा, क्योंकि हम यहाँ पर दो चार्जेस जो रख रहे हैं वो बहुत नज़दीक में रख रहे हैं और ऑब्जर्वेशन जो डिस्टेंस है वो अच्छा खासा दूर है। इसको हम कह सकते हैं आर इज मच मच ग्रेटर देन 2 है। तो उस केस में आपको क्या मिलेगा? बिल्कुल इसी की तरह मिलेगा। यहाँ पर दो प्लस चार्ज रखें, 2 कूलम, और 1 कूलम नेगेटिव चार्ज रखें, तो इफेक्टिवली कितना हो गया? 1 कूलम प्लस, आपको ऐसा मिलेगा। आप ऐसा कर सकते हो कि इसको रिवर्स कर सकते हो। मान लीजिए आपने Q1 और Q2 जो रखा है ये -2 कूलम है यहाँ पर, और यहाँ पर +1 कूलम है। अभी माइनस आ गया तो बिल्कुल पहले जैसा ही मिलेगा, कोई फर्क आपको नजर नहीं आएगा। आप बोलोगे कि भाई इसको देख करके आप बोलोगे वहां पर 1 कूलम का नेगेटिव चार्ज है, कि ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको देख करके आपने टेस्ट चार्ज वगैरह रखा और बोलोगे यहाँ पर जो है सो कितना चार्ज है? -1 कूलम का चार्ज है, 1 कूलम नेगेटिव चार्ज यहाँ रखा है। आप नहीं बता पाओगे कि ये 2 कूलम है और ये 1 कूलम है, कि यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन है -2 कूलम और 1 कूलम का। तो बिल्कुल एकदम ऐसे ही आपके लिए है। आप यदि इसको -2 कूलम से इसको कर दीजिए माइनस कितना बताऊं मैं, -1.2 कूलम, ठीक है, एक जगह, और यहाँ पर जो है प्लस, या इसको +1.2 कूलम और इसको -1 कूलम, मैंने डिफरेंस हमने कम कर दिया है। ये 1.2 कूलम है, ये 1 कूलम है, और फिर यही पॉइंट पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। ऑब्जर्वेशन हमारा यहाँ पर है, इस पी पॉइंट पर। अब सिचुएशन थोड़ा चेंज होने लगेगा। अब जो है ये आप हाँ देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अब उतना नहीं रहा। पहले 1 कूलम था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड उतना नहीं रहा, बहुत कम हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हो रहा है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन चेंज हो रहा है वो है ए, कि इस डायरेक्शन में तो कुछ कुछ ठीक ठाक भी है, मैंने ये लगभग एक जैसे पॉइंट चार्ज होता है ना, ये प्लस है ना, तो मैं डायरेक्शन गलत क्यों बना रहा हूँ इसको? प्लस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जाता है, बाहर चला गया। ये कुछ हद तक पॉइंट चार्ज की तरह आपको दिखाएगा इधर, इधर नहीं, इस डायरेक्शन में पॉइंट चार्ज की तरह आपको बहुत हद तक दिखाएगा, ठीक है। लेकिन इस एरिया में अब आपका जो है सब फील्ड दिखने लगेगा कुछ हद तक इस डायरेक्शन में, इसमें नहीं, इस डायरेक्शन में, यहां पर भी इस डायरेक्शन में। इस केस में किधर दिख रहा है? रेडियली आउटवर्ड या इनवर्ड, एक पॉइंट चार्ज की तरह दिख रहा है। तो पॉइंट चार्ज में क्या किधर जाना चाहिए था? इधर जाना चाहिए था। आपका फील्ड यदि एक टेस्ट चार्ज यहाँ रखते तो उस पर फोर्स जो लगता है उसका डायरेक्शन इधर होना चाहिए था। लेकिन अब आपको लगने लगेगा कि नहीं, इसका डायरेक्शन इधर नहीं है, इसका डायरेक्शन कुछ इधर दिखा रहा है। तो इस डायरेक्शन में मैंने किसके जो है मैंने वो अलग दिखा रहा है डायरेक्शन, ये पॉइंट चार्ज की तरह नहीं दिखा रहा है कि हम यहाँ से जैसे इस पॉइंट पर गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यहाँ पर गए तो उधर होना चाहिए, लेकिन उधर नहीं है, कुछ इधर है या कुछ ऐसे दिख रहा है। और अब आप पूरे के पूरे डायपोल पर चले जाइए, मतलब कि इक्वल अमाउंट चार्ज यहाँ पर 1 कूलम रखे हैं और यहाँ पर -1 कूलम चार्ज रखे हैं, ठीक है। ये दो ठो चार्ज रखे हैं, 1 कूलम और -1 कूलम, दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा? 0 होगा।
राइट। और हम बहुत दूर में हैं, मैंने अच्छा खासा दूर में है इससे। यहाँ पर फील्ड हम देखना चाह रहे हैं, फील्ड जीरो होना चाहिए, लेकिन जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, कुछ है फील्ड। हालांकि वो बहुत तेजी से घट रहा है, लेकिन वो फील्ड अभी है कुछ। तो देखिए, यदि जीरो होना चाहिए था इसे, लेकिन जीरो नहीं है, जीरो होगा बहुत दूर में। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो पहले ही बता चुके हैं, इसका डायरेक्शन अब उधर ना होकर इस डायरेक्शन में, उल्टा हो गया। इधर जो डायरेक्शन है फील्ड का, यहाँ पर इधर है। और सेम डिस्टेंस पर जाएं, यहाँ से यदि हम सेम डिस्टेंस पर जाएं, ये मान लीजिए r डिस्टेंस है, और सेम डिस्टेंस पर यहाँ जाएं, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, इसको E2 के हैं, इसको E1 के हैं। ये E2 जो है वो E1 से कम है, सेम डिस्टेंस पे ये कम है, पहली बात। पॉइंट चार्ज में क्या होता था, सेम डिस्टेंस पे यदि हम जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम होता था, राइट। ये जो लाइन दिखेगा आपको ऐसे, यदि आप मान लीजिए आप टेस्ट चार्ज लेकर लाइन बना रहे हो तो कुछ ऐसे दिखेगा, हर जगह सेम दिखेगा। लेकिन यहाँ पर सेम नहीं दिख रहा है, तो डायरेक्शन चेंज हो गया। और इस डायरेक्शन में यहाँ पर जब हम आए, सेम डिस्टेंस पर आए ना, यहाँ और यहाँ में सेम डिस्टेंस दोनों आ रहे हैं। यहाँ पर एक तो डायरेक्शन इधर हुआ, और दूसरा इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी घट गया। ये मान लीजिए आपका 10 यूनिट है, तो ये हो गया आपका 7 यूनिट। और यदि आप यहाँ पर देखना चाहो कि यहाँ पर जो नेट चार्ज है वो क्या है, वो जीरो है। तो नेट चार्ज जीरो है, नेट चार्ज जीरो है, और वो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा है, या आप कह सो कि इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखा रहा है। ये बिल्कुल आपको बटरफ्लाई की तरह दिखा रहा है। इसका आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाया है, मैंने आपको पिछला स्लाइड में मैंने बताया था। एक यदि यहाँ पर माइनस क्यू ले लें यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस क्यू ले लें, तो माइनस प्लस से माइनस की ओर आता है, ये प्लस से माइनस की ओर आ रहा है, ऐसे आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और माइनस में इधर से आ रहा है इन्फिनिटी से, और ये जा रहा है इन्फिनिटी को, ये ऐसे दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो है सो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कम, सेम डिस्टेंस पर कम नजर आएगा कंपेयर टू रेडियल डायरेक्शन पर। ये एक्सियल प्लेन क्या कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं। इक्वेटर बोलिए, इक्वेटोरियल, या फिर इसको ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कहते हैं, इसको कहते हैं इंड ऑन पोजीशन, इसके लिए। और यही माइनस क्यू और प्लस क्यू जो है, इसको हम डायपोल कहते हैं। तो ये डायपोल क्या है, डायपोल कुछ नहीं है, ये डायपोल जो है सो दो ठो चार्जेस हैं, एक माइनस क्यूब है और एक प्लस क्यूब है, दोनों का सेम अमाउंट होना चाहिए। और दोनों के बीच का जो है सो डिस्टेंस है, कुछ डिस्टेंस है, हम टू ये मानते हैं। और ये जो डिस्टेंस है, हमारा जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, वो मच मच बिगर देन 2a होना चाहिए। तो कहने का ये मतलब है कि आप जितना भी इसके बीच का डिस्टेंस रखना है रखो, लेकिन ये जो ऑब्जर्वेशन जो हम करते हैं, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह जो मेजर करते हैं, जो टेस्ट चार्ज रखते हैं, वो इससे बहुत दूर होना चाहिए। तो उस केस में आपको क्या नजर आएगा कि एक्सियल डायरेक्शन में जो है, जो फील्ड है उससे कम होता है ये इक्वेटोरियल डायरेक्शन में। और दूसरा, इक्वेटोरियल डायरेक्शन में जो है रेडियली आउटवर्ड या इनवर्ड जो है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, चेंज हो गया। इसी को हम डायपोल कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात बता दें कि जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट आपको दिखाया कि उसका वहां पर जाके टेस्ट कीजिए अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। यदि यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, इस चार्ज को डबल कर देते हैं। अब जो है जो चार्ज हमारा हो गया -2k, -2q, और हो गया दूसरा +2q। इसको डबल कर दिया दोनों को, ठीक है। और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने कर दिया 4 टाइम्स स्मॉलर। तो इसको डबल कर दिया दोनों को, और इसको 1/4 कर दिया। या फिर आप ऐसे कीजिए, ये जो दोनों का प्रोडक्ट है ना, उसको डबल कीजिए। ये क्यू स्क्वायर है, क्यू टाइम्स क्यू, क्यू स्क्वायर हुआ। नहीं नहीं, मैं शायद गलत बोल रहा हूँ।
इसको मैंने डबल कर दिया और इसको हाफ कर दिया। अब ठीक है, इसको मैंने डबल कर दिया, क्यू को डबल कर दिया, दोनों को तो सेम रहना है, इसको डबल कर दिया, इसको हाफ कर दिया। और आप क्या उसके बाद ऑब्जर्व करोगे, या फिर यहाँ पर इसको मैंने 100 टाइम्स कर दिया, 100 क्यू प्लस 100 क्यू, और इसके बीच के जो डिस्टेंस है शुरू में जो है उसका 100 टाइम्स कर दिया। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे थे एग्जैक्टली सेम मिलेगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिखा रहा है, जैसा दिखा रहा है एग्जैक्टली ये भी वैसे ही दिखाएगा, ये भी वैसे दिखाएगा। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वांटिटी आपको नजर आ रहा है वो क्या है, ये दोनों का प्रोडक्ट, राइट, कि Q और ये जो डिस्टेंस है इसके बीच का प्रोडक्ट, Q टाइम्स ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये प्रोडक्ट, यही जो है 2QA, यही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। और इसको हम कहते हैं P, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो एक चार्ज, मैंने यहाँ इक्वल चार्ज है, सो चार्ज टाइम्स दोनों उसके बीच का जो डिस्टेंस है, डाइपोल मोमेंट कहते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन हम किधर देंगे, यदि वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन देंगे -Q टू +Q। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक फिजिकल क्वांटिटी बनाया यहाँ से, इस डाइपोल से, वो है डाइपोल मोमेंट। और वो डाइपोल मोमेंट कितना है, एक चार्ज ले लीजिए, डाइपोल में दोनों इक्वल चार्जेस होते हैं। डाइपोल क्या है, इक्वल चार्जेस, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। इक्वल एंड opposite charges separated by a small distance, separated by a small distance। ये स्मॉल जो मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया था कि ऑब्जर्वेशंस के रेस्पेक्ट में कितना स्मॉल होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन के रेस्पेक्ट में स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल डिस्टेंस। यही है आपको डाइपोल। और डाइपोल का हमने डाइपोल मोमेंट निकाला है, इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं क्योंकि यहाँ चार्ज है। आप सेम चीज़ आप मैग्नेटिक के लिए भी कर सकते हैं, यहाँ मैग्नेट का पोल रखते तो वह मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं उसको। तो ये होता है एक चार्ज, वन चार्ज, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, सो, और डायरेक्शन -2+। और आपने देखा यहाँ पर कि यदि P फिक्स्ड है तो बिहेवियर अनचेंज्ड है। इसका जो इस डाइपोल का बिहेवियर है, आप यहाँ पर जो है ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर जाकर आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जो फोर्स देख रहे हैं, हाँ, उसका डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड एक्जैक्टली सेम है, जो इस केस में है, इस केस में है, इस केस में है। मतलब चार्ज इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बीच का डिस्टेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वे दोनों का प्रोडक्ट, चार्ज टाइम्स उसके बीच का डिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट है। जब तक ये दोनों ए फिक्स है आपको कोई चेंज नहीं होगा, बिल्कुल लगेगा एक ही चीज है। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बात नजर आई, पहले देखिए नेट चार्ज 0 है, लेकिन इफेक्ट 0 जैसा नहीं है, इफेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। दूसरी बात, जब तक ये चार्ज और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है, हम सेम चीजें देखते हैं, एक्जैक्टली सेम हमारे लिए बिहेवियर है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ चार्ज नहीं है, क्यू इज नॉट इंपॉर्टेंट। डिस्टेंस 2a वो भी नहीं इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, ये दोनों का प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है वो इंपॉर्टेंट है। ये है आपका डाइपोल। और मैंने एक आइडिया दिया कि डाइपोल क्यों इंपॉर्टेंट है, वो तो बाद में आएगा, डाइपोल क्यों इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैंने ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपने देखा कि आपके पास एक पॉइंट चार्ज है और यहाँ पर आप खड़ा होकर देखेंगे तो आप एक सर्किल में घूम जाइए एक्चुअली ऐसे, और हर एक जगह आपको सेम फील्ड मिलेगा और इस पॉइंट से अवे मिलेगा। माइनस कर दीजिए तो डायरेक्शन केवल नेगेटिव हो जाएगा, मैंने इसकी तरफ जाएगा। लेकिन यहाँ पर दो चार्ज हम रख देते हैं, यदि आप यहाँ पर जो है सो 5 कूलम और -1 कूलम रखिए, ऑलमोस्ट सेम चीजें आपको नजर आएंगी। 102 कर दीजिए, ऑलमोस्ट सेम चीजें नजर आएंगी। जैसे जैसे 3 कर दीजिए, अब थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा कि अब दो चार्जेस है ना, एक 5 कूलम और 2 कूलम, तो ये रेडियल डायरेक्शन और ये इक्वेटोरियल प्लेन में आपको जो फील्ड का डायरेक्शन अलग लगने लगेगा, फील्ड भी अलग अलग आप कैलकुलेट करेंगे सेम डिस्टेंस पर। आप देखिए इसी सर्किल पर है, ठीक है, इसी सर्किल पर है और यहाँ पर दो चार्ज रख रहे हैं बहुत कम डिस्टेंस पर। जब ये दोनों चार्ज सेम हो जाता है तो यहाँ पर नेट चार्ज 0 हो गया है, राइट।
वन सी और दूसरा भी सी, 1 कूलम दोनों है, या जनरल टर्म में कहिए आप इसको कि दोनों क्यू और माइनस क्यू है, जबकि इसको डायपोल हम कहते हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू, जीरो चार्ज है यहाँ पर। और इससे जो हमारा डिस्टेंस है, अब यहाँ पर अलग अलग बिहेवियर दिखाता है। इस केस में अब आपको ये इस तरह का नहीं दिखेगा। पहली बात, यहाँ पर फील्ड ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, और देखिए इसका कम है ना, और डायरेक्शन भी इधर है, यहाँ पर डायरेक्शन इधर हो जाएगा, नहीं इधर नहीं होगा, डायरेक्शन किधर होगा, यहाँ इधर होगा। तो जब आप देखा कि ये जो दोनों का डिफरेंस कम होते चला गया, तब ये जो है सो अब एसिमेट्रिसिटी दिखाना शुरू किया, एसिमेट्रिक हो गया। शुरू में पॉइंट चार्ज के लिए सिमेट्रिक था, अब एसिमेट्रिक दिखा रहा है फील्ड, एसिमेट्रिक फील्ड बनाना शुरू कर दिया। और इसलिए इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह एक चीज़ है जो आपको एसिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड बना के दे रहा है। और इस एसिमेट्रिक को देखकर आप कह सकते हो कि वो वहाँ पर कहीं ना कहीं पर डायपोल है, दो चीज़ें हैं, एक का चार्ज ज़्यादा है, एक का चार्ज कम है। तो इस तरह से आप मॉलिक्यूल वगैरह के बारे में पता कर सकते हैं कि किस मॉलिक्यूल से ये लाइट, ये फील्ड आ रहा है। तो इस वजह से इसका बहुत सिग्निफिकेंस है, क्योंकि आपको नेचर में हर जगह डायपोल मिलेंगे, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। हम क्या करते हैं अभी, पहले जो है सो कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं कि ये जो डायपोल है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये माइनस क्यू है हमारे पास, और ये क्यू है यहाँ पर, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2a। हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, नहीं तो फिर कैलकुलेशन में जब दिखाना पड़ेगा तो दिक्कत होता है। तो यहाँ पर रखते हैं एक चार्ज यहाँ पर रखते हैं, मैंने एग्जैजरेट किया है, ये है माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2a, और उसका बीच में जो है सो सेंटर है, ये पॉइंट वो हम बोलते हैं इसको। ठीक है, अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। अभी आपने देखा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्शनल है, डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। तो सबसे सिंपल जो दो डायरेक्शन है उस पर ले लेते हैं, उसके बाद में जनरल के बारे में बात करेंगे। तो जो सबसे सिंपल जो है वो है आपका यहाँ पर, इसको एक्सियल लाइन कहते हैं, ये एक्सियल लाइन है, और इस एक्सियल लाइन पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये P इसको कहते हैं, और इस P पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का पता करना है। तो ये तो बहुत सिंपल है कि दो आपके पास चार्जेज हैं और दोनों की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकाल लीजिए। इसका डायरेक्ट डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस जो है सो ओरिजिन से हम r ले लेते हैं, यहाँ का डिस्टेंस r है। और आपको ये बता दें कि ये 2a जो है सो मच मच स्मॉलर देन r है। ठीक है, बाद में इसको इंप्लीमेंट करेंगे, फिलहाल जो है सो एग्जैक्ट कैलकुलेशन लेकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये यदि नहीं रहेगा तो हम माने कि हमारे जितना भी ऑब्जर्वेशन है इसी के लिए है, तो एग्जैक्ट के लिए उतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है न, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। लेकिन एग्जाम के पॉइंट व्यू से वहां पर आपको दे सकता है एग्जैक्ट के लिए भी। तो अभी एग्जैक्ट के लिए जो कैलकुलेशन करते हैं बाद में उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड दो वजहों से आएगा, एक तो आएगा ये चार्ज प्लस क्यू की वजह से, माइनस क्यू की वजह से, और प्लस क्यू की वजह से। ठीक है, तो अब ये वाला जो है सो प्लस की वजह से है, और ये वाला जो है माइनस की वजह से है, अब दोनों वेक्टर है। अब अलग अलग निकाल लेते हैं। पी इसके वजह से जो है कितना इस पर चार्ज आएगा, फील्ड आएगा, फील्ड कितना होता है 1/4πε0। ये जो चार्ज है वो कितना है क्यू, इसके बीच का जो डिस्टेंस है आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो वो कितना है, यहाँ से है r, और ये वाला आपका a हो गया ना। दोनों चार्जेज, ये जो चार्जेज आपको दिख रहे हैं, ये दोनों चार्जेज के बीच का जो डिस्टेंस है, मैंने कहाँ पर चार्ज बनाया, यहाँ पर चार्ज बनाया है।
ये चार्ज है। और इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये चार्ज है माइनस क्यू और ये चार्ज है प्लस क्यू। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितना होगा, ये टोटल आर में से ए को माइनस कर देंगे, आर माइनस ए, और ये डिस्टेंस दूसरा से जो है वो कितना होगा, यहाँ तक आर है और ए इधर ऐड कर दिए तो आर प्लस ए हो गया। तो जो डिस्टेंस है पी पॉइंट का वो प्लस क्यू चार्ज से आर माइनस ए है और माइनस क्यू चार्ज से आर प्लस ए है। यहाँ पर हम इसको वैल्यू रखते जाते हैं। ये हम प्लस वाला चार्ज के लिए बात कर रहे हैं तो उसका डिस्टेंस है आर माइनस ए। ये पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैंने लिखा। और डायरेक्शन, डायरेक्शन किधर है, ये राइट साइड में है, ठीक है। तो राइट साइड में क्यों ना इसको हम एक्स एक्सिस मान लें, इसको हम वाई एक्सिस मान लेंगे। तो डायरेक्शन ये हमारा आई हो गया, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। अब चलते हैं माइनस वाला, सेम फार्मूला, क्यू की जगह पर माइनस क्यू और डिस्टेंस जो है सो आर माइनस ए की जगह पर आर प्लस ए होल स्क्वायर। इसका भी डायरेक्शन आई होगा, माइनस दे दिए हैं, एक्चुअली इसको अपनी ओर खींचेगा ना, एक जो है सो इस डायरेक्शन में होगा, एक है सो इस डायरेक्शन में होगा। ये जो है EP प्लस हो गया और ये जो है सो EP माइनस हो गया। माइनस अपनी ओर खींच रहा है, वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है माइनस। देखिए इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। जो इसमें से कॉमन है उसको बाहर कर लेते हैं, 1/4πε कॉमन है, क्यू भी कॉमन है, आई भी बाहर कर लेंगे इधर, ये डायरेक्शन केवल बता रहा है। यहाँ माइनस लिखेंगे, यहाँ प्लस लिखेंगे। 1/r माइनस ए होल स्क्वायर है माइनस 1/r प्लस ए होल स्क्वायर है। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो P पर कितना आया, यहां से लिखते जाते हैं Q डिवाइडेड बाय 4πε0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका R माइनस ए, स्क्वायर बाद में लिखेंगे, R प्लस ए, इसका भी स्क्वायर है, सबका स्क्वायर है, एक साथ में लिख दी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर R प्लस ए का होल स्क्वायर हुआ माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर हुआ। आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसको हम कह सकते हैं कि ये सिंपली जो है सो 4ab है। अलजेब्रा का फार्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो 2ab ये वाला बचा, 2ab ये वाला बचा, ये स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो बचा 2ab प्लस 2ab 4ab, 4 टाइम्स आर टाइम्स ए, और नीचे में ये हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, डायरेक्शन अलोंग आई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, Q के साथ में 2a मल्टीप्लाई कर देते हैं, Q के साथ में 2a मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अभी कुछ देर पहले आपको बताया था चार्ज और उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। यहाँ बच गया 2 और क्या बचा, नीचे में इधर 4πε0 बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द पावर इतना, ठीक है, आई, और कुछ नहीं। इसी को सजा के लिख लेते हैं, लिखते हैं 1/4πε0, ये है P हमारा और 2 यहाँ पर है तो 2P हो गया बाय, इसको हम क्या करें अब देखिए यहाँ पर जो हमारा सिंप्लीफिकेशन चलता है, R जो है सो मच मच बिगर देन 2a है, राइट। इसका मतलब है R इज ऑल्सो मच मच बिगर देन a, और तब आर स्क्वायर जो है वो तो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा ना, मच मच कितना मच देना है आपको, बिगर देन ए स्क्वायर। तो कहने का मतलब ए स्क्वायर को हम इग्नोर कर सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आपका 1 मीटर है, ये आपका 1 मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर को भूल जाते हैं, ये बहुत छोटा है। तो यहाँ पर आर का स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर, आर का पावर 4 आई। ये जो आपने यहाँ पर देखा है डाइपोल मोमेंट, उसका डायरेक्शन किधर है,
यहाँ पर देख लीजिए -2 प्लस होता है डायरेक्शन, -2 प्लस मतलब आई की ओर डायरेक्शन है। तो P और I डायरेक्शन मिलकर क्या दे रहा है हमें? हमें P का डायरेक्शन दे रहा है। P का डायरेक्शन ही अलोंग I है, तो यहाँ पर जो है सो हम फार्मूला में लिख देते हैं 2P का डायरेक्शन। अब P जो है ना लिख कर हम P का वेक्टर लिखती हैं, और एक R मिसिंग है ना, 2A यहाँ से ले लिए थे लेकिन R तो बच गया था, वो R भुला गए हम, ये भुला गए, तो एक R यहाँ से कट के R⁻³ आया। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट P, और वो भी एक्सियल पॉइंट है ये, और ये वेक्टर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि यहाँ पर आपका चार्ज है दो, इस तरह से एक डायपोल है, तो डायपोल के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला किस पॉइंट पर, एक एक्सियल पॉइंट पर, जिसको हम इन डाउन पोजिशन कहते हैं। एक्सियल पॉइंट है ये, इसी को हम इन डाउन पोजिशन भी कहते हैं। उस पॉइंट पर इजी है। अब थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ये है क्या। पॉइंट चार्ज के लिए क्या था, अभी ये जो है सो पी पॉइंट पर ये एक्सियल पॉइंट है, डायपोल की वजह से है, तो डायपोल कहीं लिख देते हैं। पॉइंट पार्टिकल के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए ये क्या आता था, पॉइंट के लिए जो आता था उसको लिखेंगे, और कंपेयर करेंगे इसको। ये डायपोल है, सिंपली यहां पर लिखें हम इसको डायपोल, और यहां पर हम लिखते हैं पॉइंट पार्टिकल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक पॉइंट पार्टिकल। ठीक है, यहाँ पे एक्सेल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी पॉइंट लीजिएगा एक स्ट्रेट लाइन ही बनाएगा, वो एक्सेल ही रहेगा हमेशा। ये होता था कितना, 4πε0, 1/4πε0, और ये होता था चार्ज यहाँ Q, जो यदि कोई चार्ज है, और डिस्टेंस जो है उसका होता था पावर 2, और डायरेक्शन, डायरेक्शन आपका आर के डायरेक्शन में था। ये दोनों को कंपेयर कीजिए, ये तो सेम है। ये यहाँ पर Q था, Q यहाँ नहीं है, Q की जगह पर 2P है, लेकिन 2P कांस्टेंट है, राइट। जैसे Q कांस्टेंट है एक, ठीक है, वैसे 2P कांस्टेंट है। ये है 1/r², ये है 1/r³, कौन, और वो भी दोनों नीचे में है। तो ये जो है इसका घटने का जो रेट है, माने ये देखिए किस रेट से घट रहा है, चूंकि आर नीचे है, डिनोमिनेटर में है, तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, राइट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो घट रहा है वो किस तरह से घट रहा है, 1/r³। इसको डबल कर दीजिएगा तो 8 टाइम कम हो जाएगा। और यहाँ पर किस तरह से घट रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, 1/r²। इसको डबल कीजिएगा लेंथ को, तो ये जस्ट 1/4 हो जाएगा, लेकिन इसको डबल कीजिएगा तो 1/3 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। तो ये जो बहुत तेजी से घट रहा है, ये 1/r³ जैसे के रेट से ये कम हो रहा है कंपेयर टू पॉइंट पार्टिकल। यहाँ ये अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर ये हमारे अकेला ये पॉइंट चार्ज होता Q, यहाँ पर भी तो सेम रहता। तो ये माइनस है, और माइनस होने की वजह से क्या कर रहा है, किसी भी पॉइंट पर ये जो फील्ड इस पर लगा रहा है, जो यहाँ पर आप देख रहे हो, उसको ये न्यूट्रलाइज कर रहा है, अपना लेफ्ट में करके कम कर दे रहा है। और इसलिए इसका जो है एक तो मैग्नीट्यूड कम है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें Q टाइम्स समथिंग 2 है, और R का भी पावर 3 है, ये दोनों मिलकर आपको कम कर दिया है, और घटने का रेट भी कम हो रहा है। तो ये बातें हैं, तो आप देख लीजिए इलेक्ट्रिक डायपोल जो है, इसका चेंज होने का जो रेट है वो कम है, मतलब ज़्यादा है, ज़्यादा तेजी से कम हो रहा है। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाई ऑफ करता है बहुत फास्ट कंपेयर टू पॉइंट चार्ज। डिस्टेंस को थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक आप उसको मूव कीजिए, यहाँ पर जो चेंज आएगा वो इसमें बहुत ज़्यादा आएगा कंपेयर टू ये। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू एन डाइपोल। अब हम क्या करते हैं, दूसरा पॉइंट पर चलते हैं। अब चलते हैं ब्रॉड ऑन पॉइंट पर, ब्रॉड साइड ऑन पॉइंट, या फिर जिसको इक्वेटोरियल पॉइंट कहेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट पर। ये कौन सा पॉइंट है, यहाँ पर हमारे पास चार्ज है,
ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2a, ये सेंटर है, ये हो गया a, ये हो गया a। अब हम जो पॉइंट पर चल रहे हैं वो है यहाँ पर, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, इसको कहते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ये वाला था इंड साइड ऑन पोजीशन। तो यहां पर जो है इस कोई पॉइंट P ले लिया हमने। अब यहां पर जो है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसके लिए क्या करें, देखिए इसके लिए एक तो फील्ड ये लगाएगा और दूसरा फील्ड ये प्लस चार्ज लगाएगा। ठीक है, इसका डायरेक्शन किधर होगा, प्लस वाला तो रिपेल करेगा, दूर जाएगा, माइनस वाला अट्रैक्ट करेगा, नजदीक आएगा। डिस्टेंस दोनों का सेम है। ये जो डिस्टेंस यहां से ले रहे हैं वो इसको डी आर कहें या डी कहें, आप देख लेते हैं बुक में क्या कहा है, वही हम भी बोलेंगे। बुक में आर बोला है तो हम भी आर बोलते हैं। ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, तो ये डिस्टेंस हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये भी डिस्टेंस वही हो गया, स्क्वायर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये दोनों का जो है वैल्यू, इसको हम ई माइनस कह रहे हैं अभी, और इसको ई प्लस कह रहे हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ई प्लस का मैग्नीट्यूड और ई माइनस का मैग्नीट्यूड सेम है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस सेम है, दोनों का चार्ज का वैल्यू सेम है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय डिस्टेंस स्क्वायर, और डिस्टेंस है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, इतना होगा। और डायरेक्शन यहाँ पर दिखाया हुआ है। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट निकालिए। रिजल्टेंट निकालना है तो कैसे निकालें रिजल्टेंट, इसके बीच का एंगल हमें चाहिए। तो आप देखिए फिर यहाँ पर ग्राफिकल मेथड यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए एंगल चाहिए, और एंगल आपका आएगा ए और आर के टर्म में। या फिर आप इसको कर सकते हो एनालिटिकल मेथड, जो आपको पसंद आए उससे आप कर सकते हो। इसको हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस और ए है हमारा वाई एक्सिस। ये दिखेगा नहीं यहाँ, ये है वाई एक्सिस। ठीक है, तो हम अब क्या करते हैं, ये वाला तो ई प्लस है, मान लेते हैं कि ये वाला हमारा एंगल जो है मान लेते हैं ये एंगल हमारा थीटा है। ए साइड और ए साइड दोनों इक्वल है, तो ए एंगल भी थीटा होगा। ए वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। वही ए एंगल भी होगा, यहाँ नहीं लिखेंगे, उतना ही ए एंगल भी होगा। दोनों एंगल हो गया 90 माइनस थीटा, एग्जैक्टली दोनों सेम। अब देखिए ए वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये थीटा है, ये इसके पैरेलल है, तो ये थीटा हो गया। या फिर 90 डिग्री माइनस थीटा यहाँ है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, दोनों का सम 90 होगा, तो ये थीटा हो गया। अब ए 90 माइनस थीटा है, ऑपोजिट एंगल ए वाला एंगल आपका हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये परपेंडिकुलर है इस पर, तो ए एंगल हो गया थीटा। ठीक है, और ये तो इसके पैरेलल है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये दोनों का रिजल्टेंट जो है, आपको मैंने इसके पिछली वीडियो में बताया था कि यदि आपके पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर ए है, ठीक है, और दोनों का मैग्नीट्यूड यदि सेम है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो एकदम बीच में जाएगा। ये यदि एंगल थीटा था तो थीटा बाय 2 इधर है और थीटा बाय 2 इधर, मैंने एंगल इसको बाइसेक्ट कर लेगा यदि ये दोनों सेम है तो। और इसके साथ में यदि यहाँ पर वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, तो ये हल होता है उसका मैग्नीट्यूड। दोनों सेम तो नहीं हो सकता डायरेक्शन, लेकिन मैग्नीट्यूड यदि दोनों का सेम है तो जो रिजल्टेंट है उसके बीच से निकलता है। आप इस फार्मूला से निकाल सकते हो, टेन अल्फा, आपको जो फार्मूला पता है बी
साइन थीटा बाय बी कॉस थीटा ए प्लस, ये सबको एक कर दीजिए, ए इक्वल टू बी, सब एक यहाँ से रखिए इसको ए बी, तो ये आ गया आपको साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, इसको जो है सो 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, सब सिंप्लीफाई कीजिए, ये आपको आएगा टेन थीटा बाय 2, सो अल्फा इक्वल टू थीटा बाय 2, ये आता है। आपको यही केवल याद रखना है कि यदि दोनों सेम हो गया तो इसका जो रिजल्टेंट है इसके बीच में होता है, और बीच में कौन है, ये डायरेक्शन है, तो इसका जो रिजल्टेंट है ये वाला हुआ। तो डायरेक्शन हमें पता चल गया है, ठीक है, और एंगल कितना होगा वो आपको पता करना है, फिर एंगल बोलते हैं मैग्नीट्यूड कितना होगा वो पता करना है। तो ठीक है, डायरेक्शन पता हो गया है, ये दोनों का वैल्यू सेम है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको डिकम्पोज कर देते हैं इसके कंपोनेंट्स में, एक ले जाएंगे इधर एक्स प्राइम की तरफ और एक वाई की तरफ। तो एक्स प्राइम में इसका जो कंपोनेंट है वो कितना है, देखिए कॉस थीटा, ई प्लस का कॉस थीटा और ई माइनस का भी कॉस थीटा, तो हो गया 2 ई प्लस कॉस थीटा, क्योंकि प्लस कॉस थीटा और ई प्लस और ई माइनस दोनों सेम है, और इसका वैल्यू देखते हैं अब, इसका वैल्यू लिखते हैं कहीं पर, ये एक्स प्राइम जो है सो 2, ये था हमारा कितना, देख लेते हैं ऊपर से, यहाँ दिख रहा है क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और कॉस थीटा, ठीक है, और ई वाई कितना होगा, ई वाई जीरो हो जाएगा, इसका इधर जो कंपोनेंट आया वो कितना आया, ई प्लस का कंपोनेंट ऊपर में जो आया वो आया साइन थीटा, कॉस इधर था तो साइन थीटा उधर आया, और ई माइनस का जो कंपोनेंट है वो ऊपर में कितना आया, माइनस साइन थीटा, ये वाला देख लीजिए, ई साइन थीटा आया इधर लेकिन वो नीचे में है, तो माइनस यहाँ से हटाकर हम यहाँ लिख देते हैं सीधे, ये माइनस लिख देते हैं, और ई प्लस और ई माइनस दोनों तो सेम है, देख लीजिए ई प्लस और ई माइनस दोनों सेम है, तो ये तो जीरो हो गया, तो यू आई में कुछ है नहीं, जो भी है सो ई एक्स प्राइम में है, और ई एक्स प्राइम में फाइनली कितना है वो यहाँ लिख लेते हैं, इसको लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कॉस थीटा का वैल्यू रख देते हैं, कहीं से देख लीजिए कॉस थीटा इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय ये वाला डिस्टेंस जो है, कॉस थीटा इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस जो है सो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और डायरेक्शन तो आपने देख लिया है एक्स प्राइम की तरफ है। अब यहाँ पर आप देखिए ये 2 क्यू टाइम्स ए, ये क्यू चार्ज है और 2 ए उसके बीच का डिस्टेंस है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और बाकी जो चीजें हैं वो तो है, ये आपका कितना आ गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पावर 1 है यहाँ पावर हाफ है, दोनों को कंबाइन कर दिए इतना आ गया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको हम क्यों ना लिख लें कंप्लीटली वेक्टर फॉर्म में, डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट में ना, ये एक्स प्राइम लेफ्ट में है यहाँ पर देखिए, और पी का डायरेक्शन किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन -q टू +q, ये जो P है उसका डायरेक्शन किधर है, -q टू +q राइट साइड, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट में है और P का डायरेक्शन राइट में है, तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देते हैं -p डायरेक्शन में है, ये -p के डायरेक्शन में, और यहाँ पर इसको फिर अप्रोक्सीमेट करते हैं, r तो बहुत छोटा बड़ा है a से, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम सिंपली लिख सकते हैं आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर खत्म कर दिए, तो ये हो गया पावर 2 और 2 ये कट गया 3 आया, ये आपका आंसर है, मतलब ये जो है सो प्रोड ऑन पोजीशन में है, ये डायपोल के वजह से है, इक्वेटोरियल पोजीशन में है, इक्वेटोरियल पोजीशन,
माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या यहाँ पर माइनस नहीं लिखना है तो आप आगे लिखिए, माइनस पी वेक्टर, ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, बाय आर क्यूब। इसी के बगल में हम लिख देते हैं एक्सियल पॉइंट पर कितना था इसका वैल्यू, सेम डाइपोल था, सेम डिस्टेंस पर ये एक्सियल पॉइंट था, वहां पर था आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये था P 2P एक्चुअली, प्लस वाला साइन था आर की, यही दोनों का डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है एक्सियल पॉइंट पर 2 गुना ज़्यादा है इससे, इक्वेटोरियल में, इक्वेटोरियल पॉइंट पर से सेम डिस्टेंस पर, ये जो है सो इससे 2 गुना ज़्यादा है, और दोनों ही 1/r³ से हॉल करता है, दोनों डीके करता है जो 1/r³, ये भी, क्योंकि ये P2P या P जो है वो तो कांस्टेंट है। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वजह से फील्ड। तो कुछ यहाँ पर और डिस्कस करने को है। आपने देख लिया कि दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों दो साइड में। पहले ही मैंने बताया कि डाइपोल जो है वो किस तरह का फील्ड प्रोड्यूस करता है, एसिमेट्रिक प्रोड्यूस करता है, आपने देख लिया। और ये सिमेट्रिक जो है सो केवल डायरेक्शन में नहीं प्रोड्यूस करता है, मैग्नीट्यूड में भी प्रोड्यूस करता है। एक्सियल पॉइंट पर जो है, ये देखिए कहाँ एक्सियल पॉइंट पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, 2 गुना ज़्यादा है इक्वेटोरियल पॉइंट के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन यहाँ पर लाइक पॉइंट चार्ज है, रेडियली आउटवर्ड एक्सियल पॉइंट की तरफ है, ये जो डाइपोल है उसके डायरेक्शन में है, और यहाँ पर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। यदि हम इस तरह से कंसीडर करें, एक बार फिर हम रिपीट कर रहे हैं उसी बात को, यहाँ पर हमारा जो है सो डाइपोल है, और यदि हम इस जगह पर जाते हैं तो हमें इस डायरेक्शन में मिलता है, ठीक है। इस जगह जाएंगे तो इस डायरेक्शन में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जाएंगे तो इधर नहीं मिलेगा, यहाँ हमें लेफ्ट में मिलेगा, यहाँ भी हमें लेफ्ट में मिलेगा। तो डायरेक्शन में इसका एसिमेट्री आया, और मैग्नीट्यूड में भी एसिमेट्री आया कि यहाँ पर ज़्यादा मैग्नीट्यूड है कंपेयर टू इक्वेटोरियल पॉइंट पर। और तीसरा जो है, यदि यहाँ से हम दूर जाएंगे, चूंकि दोनों जगह 1/r³ से ये डीके कर रहा है, और यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा है, ये वाला वैल्यू ज़्यादा है एक्सियल पॉइंट पर, तो मान लीजिए हम अपना डिस्टेंस डबल कर देंगे, तो ये तो 1/r³ हो जाएगा, उसका मैंने 8 गुना कम हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर शुरू का जो वैल्यू था वो था आपका मान लीजिए 1000 था, ठीक है, और इसका कितना रहेगा 500, क्योंकि इसका हाफ है। यदि इसका डिस्टेंस को हम डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा 1000/8, जो कि कुछ आ रहा है आपका कितना 125 आएगा शायद, और ये क्या हो जाएगा 500 का 18, 500 का 18 आ जाएगा, जो कि हो जाएगा कुछ कितना आ जाएगा, इसका 1/2 हो जाएगा 62.5। तो रेशियो सेम है, रेशियो तो दोनों जगह सेम है, क्योंकि दोनों ही 1/r³ जाता है, लेकिन मैग्नीट्यूड आप यहाँ पर यदि देखो, ये 500 से सीधे 62.5 आ गया, क्योंकि इसका वैल्यू कम है ना, और 8 गुना कम आना है, तो 62.5 आ गया, और यहाँ पर 1000 से आपको 125 आया। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा दूर तक आपको नज़र नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस इक्वेटोरियल प्लेन में आपको बहुत ज़्यादा दूर तक मिलेगा नहीं। आफ्टर कुछ डिस्टेंस जो है ये एकदम जीरो हो जाएगा, मान लीजिए बहुत कम हो जाएगा, आप मान लीजिए ये एक इसका यूनिट आ गया तो आप इसको मेजर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको और सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट चाहिए। यहाँ पर कर भी सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते, तो इसके कंपेयर में इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जल्दी जीरो हो जाएगा, जबकि दोनों जगह E/r³ ही जाता है, और इधर जल्दी जीरो इसलिए हो जाएगा कि इसका वैल्यू स्टार्ट से ही इसका हाफ है, इसलिए थोड़ा जल्दी ये जीरो हो जाएगा इधर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये था डाइपोल। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक जनरल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है वो बताएंगे। जनरल पॉइंट मतलब ये आपका डाइपोल हो गया, -q to +q। अभी आपने यहाँ पर देखा, अभी आपने यहाँ पर देखा, ये एक्सियल पॉइंट, एक इक्वेटोरियल पॉइंट। अभी आपको कुछ जनरल पॉइंट जो है जो यहाँ पर से एंगल थीटा बनाता है, वहाँ पर बनाकर दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।